हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके जो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था। इतने लंबे समय अवधि के बीच में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार उन वंशों के बारे में जान लेते हैं, वे 5 वंश कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है। अगर कभी काल आज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसलिए इसको बार बार आपको रिवीजन कराया जा रहा है। चलिए हम लोग उस जो 5 वंश थे कौन कौन शासन के थे उनके बारे में जान लेते हैं। पहले वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम वंश था वह था लोदी वंश। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। इन पांचों वंशों को हम लोग बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। फिर देखा जाए तो बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इन 5 वंशों में से हम लोग गुलाम वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। खिलजी वंश के शासनकाल की बात की जाए तो आपको बताया गया खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात की जाए तो इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और इनके बारे में आपको बता दिया गया है सब चीज़ें, इनके क्या कार्य था, कैसे इन्होंने अपने सिंहासन पर आसीन होते हैं, इन्होंने क्या योगदान देते हैं, कैसे अलाउद्दीन खिलजी इनको मृत्यु या कह सकते हैं इनको कैसे मारने के बाद वह अगला शासक बनते हैं, ये सब आपको बताया दिया है। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच में। हम लोग कल की क्लास के बाद रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आज वाली क्लास को समझने में आसान हो सके और वो जो हम लोग कल पढ़े हैं उसके एक बार रिवीजन होने के बाद जो हम कल भूले होंगे उसमें कुछ वो याद आ जाएगा। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि कैसे जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नवीन मुसलमान जो थे, आप कह सकते हैं जो उलेमा वर्ग था, जो चंगेज खां के वंशज थे, उन्होंने भारत में दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ निवास करने के लिए आते हैं। वे पहले किस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह करते हैं? इसका एक ही कारण होता है धन वितरण। आखिर धन वितरण कैसे होता है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व की बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व बात किया जाए तो जितने भी शासक होते थे, अगर कहीं भी वे आक्रमण करने जा रहे हैं, किसी भी विद्रोह में अगर कहीं भी आक्रमण करने जा रहे हैं, उसमें जो भी सेना सम्मिलित होती थी, कह सकते हैं जो भी सेना सम्मिलित होती थी, वह सम्मिलित होने के पश्चात अगर वह विजित हो जाती थी या जीत जाती थी उस युद्ध में, तो युद्ध में जो जीता गया धन होता था, संपूर्ण धन का लगभग 80% सैनिकों में वितरण किया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व था। और 20% देखा जाए तो जो 20% धन होता था वो केंद्रीय राजकोष में जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ये उल्टा हो गया। उल्टा इसलिए हो गया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो 80% धन, अलाउद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर आसीन होते हैं तो उन्होंने उनके कार्यकाल में कह सकते हैं कि जो किसी भी शासक में या कह सकते हैं कि जब कहीं विद्रोह होता था, कि कोई भी सेना सम्मिलित होती थी उस युद्ध में, तो उस युद्ध में जो भी धन प्राप्त होता था उसका लगभग 80% है वो केंद्रीय राजकोष में जाता था और 20% जो धन होता था वह सैनिकों में वितरण होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व जबकि इसका उल्टा होता था, 80% सैनिकों में वितरण होता था, 20% जो होता था केंद्रीय राजकोष में जाता था। नवीन मुसलमानों इसी वजह से देखा जाए तो जो किसी भी युद्ध में सम्मिलित होता है, लेकिन जब अलाउद्दीन सिंहासन बैठता है, जब ये प्रथा उल्टी हो जाती है तो वे विद्रोह कर देते हैं। जब इस विद्रोह के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो उन्होंने इस विद्रोह को दमन करने के लिए अपने एक सरदार कह सकते हैं कि नुसरत खां को भेजते हैं। नुसरत खां ने अपने शक्ति के दम पर इस विद्रोह को कुचल देते हैं। कुचलने के पश्चात कुछ इतिहासकार कह सकते हैं जैसे इसामी हुए और बर्नी ने, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब गुजरात में विद्रोह हो रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरदारों से कह सकते हैं कि जो सरदार थे नुसरत खां से कह के जो नवीन मुसलमान थे उनको कत्ले आम की आज्ञा देते हैं। ये आपको बताया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था जो 1000 दिनारी थे वो गुजरात अभियान के दौरान खरीदे गए थे। कौन थे? 1000 दिनारी। कितने में खरीदे गए थे? वो 1000 दिनार में खरीदे गए थे, इसी वजह से उनका नाम 1000 दिनारी पड़ा था। उसके साथ साथ ये कब खरीदे गए थे? गुजरात अभियान के दौरान खरीदे गए थे।
उसके बाद आपको बताया गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बार-बार राज्यों में विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह के कारणों को जानने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए कुछ फरमान या कह सकते हैं कि कुछ रणनीतियाँ बनाई। आखिर विद्रोह क्यों हो रहे थे, इसके कारण को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद उसका समाधान वो देखते हैं। आखिर कोई व्यक्ति विद्रोह क्यों करता है? जब आदमी के कह सकते हैं जब किसी के पास पर्याप्त धन रहेगा, तो वो हर हाल में विद्रोह करेगा। विद्रोह इसलिए करेगा क्योंकि उसे अपने आप को प्रशासन में भी वर्चस्व दिखाने के लिए वह विद्रोह करते हैं। इन विद्रोहों को जानने के लिए फिर उसके बाद उन्होंने रणनीतियाँ बनाई, जैसे जो दान में दी गई भूमि होती थी, उपहार होता था, पेंशन होता था, ये सभी चीज़ें अन्य लोगों से छीन ली गई और जो अधिकारी वर्ग थे उन सभी से अत्यधिक कर लिया जाने लगा। कह सकते हैं अत्यधिक कर लेने की वजह से वे ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं करेंगे। साथ ही साथ साम्राज्य में जो शराब होती थी या नशा से संबंधित कोई भी पेय पदार्थ होता था वो बंद कर दिया गया। उसके साथ ही साथ जो जुआ खेलने की योजना थी, ये सब भी बंद कर दिए गए। उसके पश्चात आपको ये भी बताया गया था कि जो जैसे कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किसी अमीर सरदार या कह सकते हैं अमीर वर्ग के यहाँ शादी होती थी, तो उसमें जो दिल्ली सल्तनत के अधिकारी या कर्मचारी जाते थे, इन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कोई भी राजकीय कर्मचारी किसी अन्य अमीर सरदार के यहाँ शादी में सम्मिलित नहीं होगा। ये आपको बताया गया था। और आपको एक चीज़ और बताई गई थी, खुम्स किसे कहते हैं? खुम्स उसे कहा जाता था जो धन लूट के लाया गया होता है, उसे खुम्स कहा जाता था। गिनिया किसे कहा जाता था? गिनिया का मतलब होता था जो धन के साथ-साथ अन्य वस्तुएँ लूटी जाती थी, उसको गिनिया कहा जाता था। ये आपको बता दिया गया है। अब आज की क्लास देखते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो इतना उपद्रव हो रहे थे, तो इस विद्रोह को कैसे उनको पता चलता था? उन्होंने देखा जाए तो इस विद्रोह का पता करने के लिए जो वहाँ बरी होते थे, बरी किसे कहते थे? ये होते थे बरी, जिसे कहा जाता है गुप्तचर। क्या होते थे? बरी को क्या कहा जाता है? गुप्तचर कहा जाता है। गुप्तचर का मतलब होता है गुप्तचर, या मतलब जो एक खुफिया एजेंट, जैसे वर्तमान समय में कह सकते हैं कि जो खुफिया एजेंट होते हैं, उस समय के कार्यकाल में जो बरी होते थे वो गुप्तचर होते थे। वे कार्य करते थे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताते थे। और जो बाज़ार में देखा जाए तो जैसे जो बाज़ार में भ्रष्टाचार हो रही है या कोई भी बाज़ार में कृत्य हो रही है, इसकी जानकारी उन्हें मिलती थी मुनि हियान्स के द्वारा। किससे? मुनि हियान्स जो होते थे, ये बाज़ार में ये बाज़ार में नियुक्त कर्मचारी होते थे। क्या होते थे? ये बाज़ार में नियुक्त कर्मचारी होते थे। कौन होते थे? मुनि हियान्स। मुनि हियान्स जो होते थे बाज़ार में, जैसे बाज़ार में जो भी गतिविधियाँ हो रही थी, जैसे कोई किसी व्यक्ति से कोई ठग रहा है या कोई किसी वस्तु का दाम कितना है, कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में सरकार को अवगत कराता था। कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को अवगत कराता था, मुनि हियान्स था। इसके आगे देखते हैं, अब हम लोग खराज के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है खराज? खराज। खराज के बारे में जान लेते हैं। खराज होता था, जैसे खराज का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में, कह सकते हैं कि अलाउद्दीन अपने शासनकाल में अपने शासनकाल में किसानों से किसानों से उपज का उपज का 50% या आधा कह सकते हैं, आधा लगान के रूप में लेता था। क्या करता था? देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में जो किसान होते थे उनसे कुल उपज का 50% लगान के रूप में ले लेता था। लगान के रूप में इसीलिए वह अत्यधिक लगान लेता था ताकि साम्राज्य में कोई विद्रोह ना कर सके। ये अलाउद्दीन को लगता था कि अत्यधिक लगान लेने से साम्राज्य में विद्रोह नहीं होगा। लेकिन उसको ये ना पता था कि अगर अत्यधिक लगान लिया जाएगा तो आदमी विद्रोह हर हाल में करेगा या अवश्य ही करेगा। जबकि उन्होंने अपने किसानों से उपज के कितना लेता था? 50% किसानों से अपने उपज का लेता था। और दिल्ली सल्तनत का यह ऐसा एक शासक था, कह सकते हैं, जिन्होंने जमीन को भू या जमीन या कह सकते हैं भूमि भूमि पैमाइश
भूमि पैमाने के आधार पर लगान लगाया। कह सकते हैं कि भूमि के पैमाइश के आधार पर उन्होंने लगान लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराया। उसके बाद उस पैमाइश के आधार पर उन्होंने लगान का निर्धारण किया कि इतने एकड़ में, या कह सकते हैं इतने बीघा में इतना टैक्स लगेगा, इतना कर या इतना लगान लगेगा। ये कार्य केवल कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि पैमाइश के आधार पर लगान लगाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। और इस पद्धति को, जो इससे ये लगान वसूल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता था? मसाहत। क्या कहा जाता था? मसाहत। मसाहत का मतलब होता है कि जब भूमि की पैमाइश करके लगान वसूला जाता था, इस पद्धति को कहा जाता था मसाहत। क्या कहा जाता था? मसाहत कहा जाता था। ये इसका था। फिर उसके आगे देखते हैं, उन्होंने 2 नवीन कर लगाए थे। कौन से? 2 नवीन कर। नवीन कर लगाए थे। उन 2 नवीन करों के बारे में जान लेते हैं। एक तो मकान कर। क्या? एक मकान कर था, मकान कर। दूसरा था चढ़ाई कर। क्या था? चढ़ाई कर। अगर मकान कर का मतलब होता है, जैसे आपको अगर घर बनाने की और पैसे, या कह सकते हैं धन की ज़रूरत होती थी, आप सरकार से, या कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पैसा उधार ले सकते थे। उस पैसे से आपको मकान बन जाता था और उस पे टैक्स लगता था। और जैसे जो जिसके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा होती थी, जो कह सकते हैं कि जो सरकारी भूमि होती थी, उस पे घास हो जाने की वजह से सरकार उन जो किसान होते थे उन पे चराई, या कह सकते हैं अपने जानवरों को ले जाके चरा सकते थे। उसमें जो वो चराते थे उसका टैक्स देते थे। उसे कहते थे चराई कर कहा जाता था। और इस प्रकार देखा जाए तो ये तो उन्होंने 2 नवीन कर लगाए थे। उसके साथ ही साथ जो पहले से कर चल रहे थे, जैसे आप कह सकते हैं कि जजिया कर हो गया। जजिया कर। जजिया कर कब लगा था ये आपको बता दिया जाए। जजिया कर देखा जाए तो मोहम्मद कासिम लगा था। मोहम्मद मोहम्मद कासिम द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? जजिया कर। कब शुरू किया गया था? देखा जाए तो इसका कार्य ये शुरू हुआ था 712 ईस्वी के का 712 ईस्वी के करीब जजिया कर का प्रारंभ होता है। जजिया कर ऐसा कर होता है जैसे जो हिंदुओं द्वारा हिंदुओं को धार्मिक कर दिया जाता देते थे। हिंदू लोग अपने जैसे कहीं भी पवित्र स्थल पे जाते थे, वे अपने साम्राज्य में टैक्स देते थे। उसके बाद वे अपने, कह सकते हैं कि भगवान के मंदिर में या जहाँ कहीं भी जाते थे, तब उनकी ये अनुमति मिलती थी, तब ये जाते थे। बेसिकली कि जजिया कर के कहने का मतलब है ये एक धार्मिक कर होता था। इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि उन्होंने फिर सिंचाई सिंचाई कर जो थी, सिंचाई कर सिंचाई कर ये पहले की तरह लिए रहे। जैसे जो आप कह सकते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व जैसे जो ये टैक्स चल रहे थे, जजिए कर हुआ, सिंचाई कर हुआ, वे उनकी तरह पहले से ही लेने लगे। इसमें देखा जाए तो उन्होंने जो पैमाइश करके भूमि की पैदावार के लिए उन्होंने टैक्स लगाया था, 50% हो गया। लगभग आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में 70 से 80% लगान किसानों से वसूलता था। कितना? लगभग 70 से 80% लगान वसूलता था किसानों से। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक नया विभाग की स्थापना करते हैं। नया विभाग कौन सा था जान लेते हैं। नया विभाग जो था, नया विभाग क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। वो था दीवान ए मुसत खराज। दीवान ए मुसत खान एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। आखिर ये विभाग क्यों बनाया गया था इसके बारे में जान लेते हैं। ये विभाग इसलिए बनाया गया था, जैसे जो किसान होते थे, कहते हैं किसानों के बकाए गए राजस्व के लिए बनाया गया था। राजस्व के लिए बनाया गया था। जैसे जो किसान, कह सकते हैं कि जो किसान इस बार टैक्स नहीं, या कह सकते हैं लगान नहीं भर पाते थे, वे सरकार से अनुग्रह, कह सकते हैं कि अपना सरकार से परमिशन लेके वे अगले साल कहते थे कि हम उस लगान को पूरा कर देंगे। इस वजह से ये दीवाने मुसद खराज का एक नया विभाग उन्होंने स्थापित किया था। इससे उस, कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इस वजह से इन्होंने इसको अपने साम्राज्य में स्थापित करते हैं, अपने साम्राज्य में एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। क्या थे सैन्य व्यवस्था के बारे में?
सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। कह सकते हैं इनके शासनकाल में इन्होंने अपने जो सैनिक होते थे उनके हुलिये रखने की प्रथा, हुलिये जो जैसे उनका एक कह सकते हैं कि एक ड्रेस कोड था। उस ड्रेस में वह युद्ध करने जाते थे। साथ ही साथ कौन व्यक्ति या कह सकते हैं कौन सेना में कितने घोड़े ले आता था, इन सब के बारे में लिखित एक विवरण होता था, ताकि वे इसमें कोई घपला या भ्रष्टाचार ना कर सकें, कि वे कह सकें कि हम 2 घोड़े या 3 घोड़ों का अपने इस युद्ध में लाए थे। इस वजह से उनको अत्यधिक धन देना पड़ता था। जब ये लिखा रहेगा तो उसमें कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी नहीं कर लेगा। और लिखने की वजह एक और थी कि जैसे अगर कोई भी युद्ध में सम्मिलित हो रहा है, युद्ध के काबिल है या उसके अंदर वो हुनर है या नहीं है, इन सब के बारे में उन्होंने एक अच्छा खासा विवरण तैयार करवाते थे। इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक पहला सुल्तान था जिन्होंने केंद्र पे कह सकते हैं कि जो दिल्ली या केंद्र पर अस्थाई अस्थाई सेना अस्थाई सेना एक बड़ी, यहाँ लिख सकते हैं केंद्र पर बड़ी, एक बड़ी एक बड़ी व अस्थाई सेना एक बड़ी व अस्थाई सेना रखा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिन्होंने केंद्र पे एक अस्थाई और बड़ी सेना रखती थी। साथ ही साथ उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। क्या होता था? नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो सैनिक होते थे उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। क्या होता था? नगद वेतन दिया जाता था। इसको ध्यान से रखिएगा। नगद वेतन किसके शासनकाल में देना आएगा? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और दिल्ली सल्तनत का एक पहला सुल्तान था जिसने केंद्र पर एक अस्थाई और बड़ी सेना रखने की प्रथा प्रारंभ की थी। इन 2 चीज़ें याद रखिएगा। केंद्र पे अस्थाई व बड़ी सेना और जो सैनिक होते थे उन्हें नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। और देखा जाए तो जो सैनिकों में भ्रष्टाचार चल रहा था कि हम 2 घोड़े लाए हैं, 3 घोड़े लाए हैं, इन सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने घोड़ों पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखा है, घोड़ों पर दागने की प्रथा। घोड़ों पे दागने की प्रथा। दागने का मतलब ये नहीं है कि इसको जान से मार देने की। दागने का मतलब होता है ये कि आप कह सकते हैं घोड़े पे कहीं निशान लगा दिया जाएगा, इसे ही कह सकते हैं, ताकि इससे पता चले कि इस घोड़े की एक बार से ज़्यादा काउंटिंग ना हो सके, जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम हो सके। इस वजह से ये प्रथा प्रारंभ की गई थी। अब इसके साथ ही साथ जब ये होने के बाद उन्होंने क्या रखा था कि ये कुछ यही चीज़ याद रखिएगा, सैन्य व्यवस्था में उन्होंने केंद्र पर एक सबसे बड़ी व अस्थायी सेना का प्रबंध करते हैं केंद्र पे। साथ ही साथ उन्हें नगद वेतन दिया जाता है। उसी के शासनकाल में उनको घोड़े पर दागने की प्रथा और साथ ही साथ उनको एक ड्रेस की भी मतलब कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का वस्त्र का भी पहन के वो युद्ध में सम्मिलित हो सकते थे, इसके बारे में था। और इसके साथ साथ जाने थे उसके कौन से प्रमुख सेनापति थे। प्रमुख सेनापतियों के नाम। प्रमुख सेनापतियों के नाम कौन कौन से उनके प्रमुख सेनापति थे? पहले सेनापति थे नुसरत खां। अब जो आपको बताया गया सब कौन से? नुसरत खां। इन्होंने गुजरात अभियान पे गए थे जो नवीन मुसलमानों का विद्रोह को दमन किए थे। कौन थे? नुसरत खां। और दूसरे थे अलफ खां। कौन थे? अलफ खां। ये कौन थे? ये प्रमुख सेनापति थे। और तीसरे की बात की जाए तो तीसरे उनके जो प्रमुख सेनापति थे उनका नाम था उलुग खां। क्या था? उलुग खां। कौन थे? उलुग खां। और अगले सेनापति थे जफर खां। कौन थे? जफर खां। जफर खान ये देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली सेनापति थे। सबसे शक्तिशाली कौन थे? इनका नाम जफर खां थे। जफर खां देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जो सेनापति थे उन सभी में से सबसे शक्तिशाली सेनापति थे। और उसके बाद देखते हैं अगला थे मलिक काफूर। कौन होते हैं? यहाँ अगले सेनापति लिख देना है। कौन थे? मलिक काफूर। मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। ये कब खरीदे गए थे? गुजरात अभियान के दौरान 1298-99 के बीच में 1000 दिनारी कहा जाता था। ये थे मलिक काफूर को कहा जाता था। उसी के साथ साथ देखा जाए तो अगले जो होते हैं मलिक गाजी तुगलक थे। कौन से? मलिक गाजी तुगलक।
मलिक गाजी तुगलक ये थे, देखा जाए तो जो सेनापति थे वे सबसे महत्वपूर्ण सेनापति या कह सकते हैं सबसे योग्य सेनापति थे। नुसरत खां थे, अल्लफ खां थे, उसके बाद उलुग खां थे, जफर खां थे, मलिक काफूर थे, उसके साथ साथ मलिक गाजी तुगलक थे। इस प्रकार देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य व्यवस्था थी ये थी। सबसे महत्वपूर्ण था, उन्होंने केंद्र में एक बड़ी सेना और अस्थायी सेना रखते हैं, उसी के साथ साथ उन्हें एक नगद वेतन देते हैं और उन्होंने घोड़े पे जो कह सकते हैं कि सेना में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने घोड़े में दागने की प्रथा प्रारंभ की थी और सेनाओं को एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। और उसी के साथ जो उनमें प्रमुख जो सेनापति होते थे, नुसरत खां होते थे, अल्लफ खां होते थे, उलुग खां होते थे, जफर खां होते थे, मलिक काफूर होते हैं और गाजी मलिक तुगलक होते हैं। ये था सैन्य व्यवस्था। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में आखिर बाजार व्यवस्था कैसे थी, इन सब के बारे में कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।